हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएसएम लर्नर। ये रहा आपका क्लास 11th का फर्स्ट वीडियो, द लिविंग वर्ल्ड। बिफोर गेटिंग इनटू दिस चैप्टर, मैं पूरी बायो के लिए एक बेसिक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि अब आपके लिए एक्चुअल साइंस स्टार्ट हो रही है, द बायो। ये वो बायोलॉजी नहीं है जो आप पढ़कर आए हैं। जो आप इस साल पढ़ोगे वो बहुत सारी बायो पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो डिस्क्लेमर ये है कि खुद से ओवर एक्सपेक्टेशन सेट मत करना। ये मत सोचना कि क्लास 10th में साइंस अच्छी थी तो अभी भी साइंस एक बार में समझ आ जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और जब जब ऐसा होगा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम वीडियो को रिपीट देखोगे, टीचर से डाउट डिस्कस करोगे या मुझे डाउट बताओगे और अपनी बुक को बार बार रीड करोगे। जब वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ आ जाएगा ना, आई प्रॉमिस यू, लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा बायो को। पर समझने के बाद ही बायो आसान होती है। उससे पहले अगर आपने ये सोच लिया कि रट लेते हैं, नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स इट। लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो फर्स्ट। ये रहे आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आप सबसे पहले ये समझेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी को समझेंगे और फिर एक्चुअल बायो स्टार्ट होती है। हम समझेंगे एक नया टॉपिक, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये बहुत आसान है। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो समझने से पहले हम ये समझेंगे कि बायो के अकॉर्डिंग लिविंग होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिविंग? तो बायो कहता है कि हमारे पास कोई सिंगल डेफिनेशन तो नहीं है लाइफ की। हम मानते हैं कि जो ग्रोथ कर रहे हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, मेटाबॉलिज्म जिसमें हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कॉन्शियस जो भी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये चार कॉमन फीचर्स हैं जो ऑब्जर्व किए गए कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीजें तो होती हैं। लेकिन इसमें भी सिर्फ दो ऐसे फीचर्स हैं जिसको हम डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। मतलब ये कि सिर्फ दो ही ऐसे फीचर हैं जिसके बेसिस पे आप किसी को लिविंग कह सकते हो। क्या? जरा ध्यान से समझते हैं कि बाकी के क्या दो फीचर्स नहीं और क्यों नहीं है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ग्रोथ जिसमें होती है हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। बट फिर माउंटेन्स भी ग्रो कर रहे हैं, क्या वो भी लिविंग कहलाएंगे? और अगर ऐसा नहीं है, इफ ये नॉन लिविंग है, तो हमारा जो ग्रोथ है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ऐसे ही जब रिप्रोडक्शन की बात आई तो देखा गया कि म्यूल्स, स्टेराइल मेल, स्टेराइल फीमेल, ये तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो क्या आप उन्हें लिविंग नहीं कहोगे? गलत हो जाएगा ये। यानी रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर कहला सकता है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स लाइव हैं, बेसिकली लिविंग हैं, उन सब में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप अपनी सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करो। और ये भी हमने देखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इवन प्लांट्स, ये भी अपनी सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं आपने क्लास 10th में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में देखा है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। सो बेसिकली ये माना गया फाइनली कि मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस ही डिफाइनिंग फीचर हो सकते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग भी कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन लिविंग भी नहीं कर पा रहे हैं सारे, तो उन्हें आप डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हो। अब ये जो स्लाइड मैंने डिस्कस करी है, ये स्लाइड इसलिए डिस्कस करी है ताकि चैप्टर का बेस बन जाए, अदरवाइज ये टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। क्या पूछा जाएगा वो होगा यहाँ से। सबसे पहला, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। मेरे को लगता है ये वाली बात बहुत अच्छे से सबको पता होगी क्लास 11th में कि हमारे आसपास जो अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी ही है। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट काइंड्स होता है, तो अर्थ के ऊपर जितनी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी है। इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी का रीजन माना जाता है। टोटल 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज हैं पूरी दुनिया में और इंडिया भी उसमें आता है, और ये बहुत अच्छी बात है। बेसिकली इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज आज तक जो पहचान पाए हैं हम, वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। इस धरती पे अभी इतने स्पीशीज को पहचान लिया गया है, लेकिन हम अभी भी ये मानते हैं कि अभी भी ये दुनिया डिस्कवर करनी बाकी है। ओशन के साइंस को तो हम बहुत डीपली अभी डिस्कवर भी नहीं कर पाए हैं, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो अभी तो बहुत स्पीशीज है हमारे पास, सोचो कितनी बायोडाइवर्सिटी है इस पूरी अर्थ पे। बट फिर अब सवाल ये आता है कि इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा, इन सब के नाम, इनके बारे में जानना, इनके बारे में आपको पता चलता है अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग किताबों में, ये सब कैसे हो रहा है?
तो सबसे पहला जो कंसर्न साइंटिस्ट का आया वो ये था कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, एक पर्टिकुलर स्पीशी का नाम पूरी दुनिया में अलग अलग है। पूरी दुनिया में, आप सिर्फ इंडिया की बात को समझना, सिर्फ इंडिया के अंदर इतनी लैंग्वेजेस हैं कि आम के लिए भी अलग अलग नाम है। तो फिर पूरी दुनिया में कैसे मैनेज होगा? अगर मैं आम पे कुछ रिसर्च कर रही हूँ, मैं मैंगो पे कुछ रिसर्च कर रही हूँ और मुझे किसी किसी तो जापानीज साइंटिस्ट से बात करनी है या फिर मुझे किसी अमेरिकन से बात करनी है, तो क्या जरूरी है कि वहां पे भी सेम ही टर्म यूज हो रहा हो उस पर्टिकुलर फ्रूट का? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वी हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस। इसीलिए टॉपिक आया नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम्स दे देते हो। साइंटिफिक नेम देने का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है। तो अगर आप कुछ साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं और आप किसी साइंटिस्ट से बात भी कर रहे हैं, आप मैंगीफेरा इंडिका कह सकते हैं, वो समझ जाएंगे, बिकॉज दैट इज अ कॉमन नेम। नॉमेनक्लेचर का बस यही रीजन था कि दुनिया में कंफ्यूजन कम हो जाए वाइल वर्किंग, इसीलिए हम एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम लेकर आ जाते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीशी को इसी पर्टिकुलर नेम से जाना जाएगा पूरी दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस, होमोसेपियंस किसे कहा जाता है? ह्यूमन को। तो अगर कोई ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझ रहा है, उनके वहां पे इंसानों को कुछ और ही कह रहे हैं, तो वो होमोसेपियंस का यूज कर सकते हैं। दैट इज अ कॉमन टर्म, दैट इज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये भी ध्यान देने की बात है कि अगर आप किसी का नाम देना चाहते हो तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आप उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करो अच्छे से, और इसी प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। मतलब ये कि अगर कोई, आपने किसी नए ऑर्गेनिज्म को देख लिया, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना तो पता होना चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए ना कि लेट्स से आपको इस बात का फर्क पता होना चाहिए कि शेर कैसा दिखता है और टाइगर कैसा दिखता है। अगर तुम्हें इनका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पता है, तुम इनका नाम कैसे रखोगे? तो पहला स्टेप आता है टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करो, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करो, ताकि पूरी दुनिया समझ पाए कि आपने नाम किसको दिया है। आपने पैंथेरा लियो का नाम दिया है लायन को, लेकिन आप तो लायन मानते हो किसी और को और दुनिया में कोई और लायन मान रहा है किसी और को, चलेगा कैसे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेप आएगा आइडेंटिफिकेशन का, वेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, डिस्क्राइब इट करेक्टली, और फिर आप देते हो उसका नाम। ठीक है, इसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। बढ़े नेक्स्ट टॉपिक में। समझ आया क्यों कर रहे हैं हम नॉमेनक्लेचर? तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की। तो अगर आप किसी को नाम दे रहे हो, अगर मुझे कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, मैंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, मैंने बता दिया, मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि ना एक प्लांट मिला है, उसकी लीव्स जो है वो बहुत ही पतली सी हैं, उसमें जो वेन्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने बहुत कुछ बता दिया, लोग समझ गए। अब मैं उसका नाम देने वाली हूँ। क्या मैं नाम अपनी मर्जी से दे दूंगी? क्या मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ? क्या मैं किसी भी लैंग्वेज में नाम दे सकती हूँ? नहीं, रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है टू फॉलो। तो वो कोड्स हैं क्या? अगर आप किसी प्लांट को नेमिंग कर रहे हैं, जैसे मैं अभी एक प्लांट का नेम करने वाली थी, तो अगर तुम प्लांट, अरे एक सेकेंड, कहाँ चले गए? अगर तुम प्लांट को नेमिंग कर रहे हो, तुम्हें इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के कोड्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल्स उन्होंने लिखे हैं यू हैव टू फॉलो, और उसके अकॉर्डिंग आपको नाम देने पड़ेंगे। सिमिलरली यू हैव इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसके अकॉर्डिंग आप एनिमल्स को नाम देते हैं। एंड डोंट वरी, वायरस के नाम के लिए अलग नॉमेनक्लेचर यू हैव, फंजाई के लिए यू हैव डिफरेंट नॉमेनक्लेचर। तो इस तरीके से सबके अलग अलग कोड्स बने हुए हैं। आपकी बुक में अभी सिर्फ हिंदू का नाम है, तो हम वही दो करेंगे, प्लांट बॉटनिकल और एनिमल्स का जूलॉजिकल। ये जो कोड्स हैं, इनका काम सिर्फ रूल देना नहीं है, इनका काम इस बात का ध्यान रखना भी है कि कभी भी जिंदगी में दो ऑर्गेनिज्म का नाम सेम नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि तुम आम को भी मैंगीफेरा इंडिका बता रहे हो और तुम एप्पल को भी मैंगीफेरा इंडिका बता रहे हो। दिस शुड नॉट हैपन, नेवर। और इस बात का ध्यान भी यही रखेंगे। नाउ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, एक बहुत बेसिक सा रूल, सबसे पहला रूल कैरोलस लीनियस ने बना दिया था। नाम है ना इनका, याद रखना, बहुत कंट्रीब्यूशन है टेक्सोनॉमी में इनका, कैरोलस लीनियस। और इन्होंने एक बहुत बेसिक सी बात कही। इन्होंने कहा कि आप जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का या स्पीशी का नाम रखेंगे, आपको वो 2 वर्ड्स का रखना है। 2 वर्ड्स का नाम होना चाहिए। जैसे हमारा नाम क्या है कि डिम्पल जैन,
आई हैव अ नेम एंड अ सरनेम। सिमिलरली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा, हर स्पीशी का जो नाम होगा, वो 2 वर्ड्स में होना चाहिए, और वो 2 वर्ड्स क्या होंगे, एक जेनेरिक नेम कहलाएगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट कहलाएगा। इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि 2 वर्ड्स हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो क्या है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग you use 2 words to give the name to an organism, और वो 2 words क्या हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर है? इजी। चलें समझें कि नाम रखा कैसे जाएगा, क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल्स आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एज इट इज याद कर सकते हो, एग्जाम्पल्स भी इसी स्लाइड में मेंशन है, अगर पूछा जाए पूरी स्लाइड को कॉपी कर लो। पहला रूल उन्होंने क्या कहा था, वही कि आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा बायोलॉजिकल नेम में, पहला वर्ड वो जीनस का होना चाहिए और सेकंड वाला स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। क्या है जीनस, क्या है स्पीशीज, ये आगे समझाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ रूल पे ध्यान दो। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल नेम्स जो होंगे वो लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। वाई? बिकॉज लैटिन क्या है, वो एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि अब उसमें चेंजेस नहीं होंगे। दूसरा, जब आप इसे लिखेंगे तो आप इटैलिक्स में लिखेंगे, लाइक व्हेन यू आर प्रिंटिंग इटैलिक्स, एंड इफ यू आर हैंड रिटन दैम तो फिर नेम सेपरेटली अंडरलाइन करने। अगर आप अपनी नोटबुक में मैंगीफेरा इंडिका को लिखते हैं, जैसे मैं अभी अगर लिख रही हूं, तो मुझे इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। दिस इज द रूल। और अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये इटैलिक्स फॉन्ट में है, तो आपको ऐसे इटैलिक्स में रखना पड़ेगा। जीनस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशीज का नेम स्मॉल लेटर से। नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अगर ऑथर अपना नाम लगाना चाहता है तो ऑथर का नाम उस स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा। जैसे मैंगीफेरा इंडिका का नाम भी कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसलिए हम लीनियस का नाम यहाँ लगाते हैं, और वो भी एब्रीवेशन के फॉर्म में, ऐसा नहीं पूरा नाम लिख रहे हो, शॉर्ट एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना रहता है। ये हैं रूल्स, बहुत ही बेसिक से रूल है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। अब आप लोग ये समझ चुके हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है, ऑर्गेनिज्म या स्पीशी आइडेंटिफाई हो गया तो आपको उसे नाम देना है। नाम इसलिए देना है कि दुनिया में कंफ्यूजन ना हो। बट अब मेरा सवाल ये है कि अगर 1.7 मिलियन स्पीशीज हम ढूंढ चुके हैं, हम इतने सारे स्पीशीज को स्टडी कर कैसे पा रहे हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और उसके बाद आप ये भी कह रहे हो कि अभी तो ढूंढना बाकी है, अभी तो हमने ओशन वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी नहीं किया है। याद कैसे रखेंगे, पढ़ेंगे कैसे? और अभी तो तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर्स में हम यही सब करने वाले हैं, करेंगे क्या हम? तो सब्जेक्ट आया टेक्सोनॉमी का। टेक्सोनॉमी का सिंपल मतलब है क्लासिफिकेशन। अगर चीज बहुत ज्यादा है तो आप क्लासिफाई कर लो, आप ग्रुपिंग कर लो। क्लासिफिकेशन मेक्स योर लर्निंग इजी। क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वी नीड सम ऑर्गेनाइजेशन, और इसी ऑर्गेनाइजेशन में करने क्या लग गए, हम करने लग गए क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन हम किसी ना किसी बेसिस पे करते हैं, कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, उस बेसिस पे हमने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। क्या क्या ग्रुप बने, कैसे कैसे बने, अभी हम इसकी भी कहानी पढ़ेंगे। बट दिस इज योर सब्जेक्ट टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, सबको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, जिन कैटेगरीज में आप इन्हें रखते हो उन्हें कहा जाएगा टेक्सा। कैटेगरीज को कहा जाएगा टेक्सा। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। क्या फायदा है इस चीज का? फायदा ये है कि इससे आपकी पढ़ाई आसान है, आप चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हो और आप रिसर्च में यूज कर पाते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया। फ्रूट की डेफिनेशन क्या है? इफ यू गाइज नो, फ्रूट की डेफिनेशन ये होती है बायो के अकॉर्डिंग कि जिस भी फ्रूट के अंदर या जिस भी प्लांट प्रोडक्ट में सीड्स हैं वो सब फ्रूट होते हैं। नाउ इट इज वेरी इजी फॉर अ चाइल्ड टू लर्न दैट टोमेटो इज अ फ्रूट, नॉट अ वेजिटेबल, बिकॉज इट हैज सीड्स। एनीथिंग विच हैज सीड इज अ फ्रूट। ये होती है क्लासिफिकेशन। अब बच्चा जब भी कोई ऐसी चीज देखेगा, लेट्स से मैं बहुत छोटे बच्चे की बात करती हूँ बिकॉज दैट इज वेरी बेसिक, बट अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन अब कोई ऐसी चीज देखेगा जिसमें बीज हैं, तो उसके दिमाग में पहले ये बात आएगी कि ये फ्रूट हो सकता है, वो वेजिटेबल के बारे में नहीं सोचेगा। इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन तुम्हारी इसी चीज को आसान कर देता है कि तुमने अब पूरी ग्रुप ऑफ फ्रूट्स को नहीं देखा, वो शायद पहली बार देखे कोई फ्रूट, स्टिल वो उसे फ्रूट की कैटेगरी में रख पाएगा बिकॉज नाउ यू हैव अ बेसिक क्राइटेरिया। दिस इज क्लासिफिकेशन। क्लियर है? बढ़े आगे। अब
एक चीज और कि टेक्सोनॉमी बहुत पहले आ गया था सब्जेक्ट, ठीक है, कैरोलस लिनियस बहुत पहले। बट विद टाइम साइंटिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ इस बात में नहीं आने लगा, या लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ इस बात पे नहीं रह गया कि ये कुछ नया है, इसे आइडेंटिफाई करते हैं। उनको ये भी जानना था कि ये जो कोई नई चीज मुझे दिख रही है ये किसी से कनेक्टेड है या नहीं। बेसिकली अगर आसान भाषा में कहूं तो हम लोग एवोल्यूशन को भी पढ़ना चाहते थे। हम समझना चाहते हैं कि कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट किसी से कनेक्टेड है या नहीं। तो हमें एवोल्यूशनरी रिलेशन देखने चाहिए, और उस एवोल्यूशनरी रिलेशन से क्या फायदा होगा कि रिसर्च अगेन आपकी स्टडी आसान है, आपके लिए रिसर्च आसान है। तो अब एक और नया सब्जेक्ट आ गया, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? तो ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ स्टडी है जहां आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप्स को समझते हो। आप समझते हो कि क्या चिंपैंजी, गोरिल्ला, एप, क्या ये एक ही परिवार के तो नहीं? आप ये समझने की कोशिश करते हो कि यार बिल्ली, टाइगर और शेर के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि सामने से कुछ चीजें तो मैच हो रही है। सोचते हो क्योंकि इंटरेस्ट आता है। दिस इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक आपको ये बताता है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या नहीं है। सिस्टमैटिक वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है, सिस्टमा, जिसका मतलब भी यही था कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। इवन ह्यूमन का भी एक एवोल्यूशनरी ट्रेस है पूरा। तो ये अब पढ़ना सिस्टमैटिक्स में आ गया। अब एग्जाम के लिए समझें तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में क्या फर्क है? और पूछा नहीं भी जाए तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्या फर्क है इन दोनों में, बता दो। बेटा टेक्सोनॉमी के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप नेमिंग करते हैं, आप क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन अगर कभी भी बात एवोल्यूशन की आ जाए, पास्ट रिलेशन की आ जाए, या बहुत ब्रॉड स्टडी की आ जाए, हमें कनेक्शंस देखने हों, ये सारी चीजें आप सिस्टमैटिक्स में कर रहे हो। So in systematics, you study about the evolutionary relationship among organisms, whereas in taxonomy, you classify organism and you name them. ठीक है, टेक्सोनॉमी एक बेसिक लेवल ऑफ सब्जेक्ट है। सिस्टमैटिक्स इज अ मोर ब्रॉडर अप्रोच टू द सेम टॉपिक। ठीक है, ध्यान रखना, समझना। वापस से कहूंगी कि नहीं समझ आ रहा, रिपीट कर लो वीडियो को, पीछे जाओ, वापस से स्टार्ट कर लो। अब बारी आती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब मैंने कहा था कि अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे इनको, वही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप एक हायरार्की ऑफ स्टेप को फॉलो करते हैं। हर स्टेप को रैंक या कैटेगरी कहा जाता है, हर स्टेप को रैंक और कैटेगरी कहा जाता है। हर कैटेगरी को कॉमनली हम टेक्सॉन या फिर टेक्सा कहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि हर रैंक को एक टेक्सा कहा जाएगा, और ये सब मिलके टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। तो जब आप किसी को क्लासिफाई करते हो तो वी हैव सम लेवल्स, हम उसमें क्लासिफाई करते हैं। हर लेवल को टेक्सा कहा जाएगा, और ये सारी टेक्सा मिलकर एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाते हैं। एक बार देखते हैं कि ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की है क्या, कितने लेवल्स हैं हमारे पास। ये है आपकी टेक्सोनॉमिक हायरार्की। मैं सबसे लोएस्ट से स्टार्ट करूंगी, स्पीशीज। स्पीशीज तो मैंने जब से स्पीशीज ही कह रही हूँ, दैट इज द बेसिक थिंग। स्पीशीज जो होते हैं, दे फॉर्म जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। फाइलम एंड डिवीजन सेम लेवल, बट किंगडम। ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। जितना आप ऊपर जाओगे ना, उतने कम हो जाएंगी ग्रुपिंग्स। बिल्कुल लेस ग्रुप्स हैं ऊपर, जितनी ऊपर जा रहे हो उतने लेस ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे नीचे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। दिस इज योर टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ आपके लिए एक नेमोनिक लिखा है सो दैट यू कैन लर्न इट इजीली। किंग फिलिप केम ओवर फॉर अ गुड सूप। बहुत आसानी से याद कर लोगे आप इस सीरीज को। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको लगाना है। ध्यान रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ नीचे स्पीशीज से। ठीक है, सबसे कम यहाँ स्पीशीज और फिर किंगडम सबसे बड़ा होता है। अब एक एक टेक्सा को समझते हैं। हाँ, टेक्सा से जो मैंने बात कही बेटा, ये मैं कह रही थी, इसे हम एक रैंक, कैटेगरी, या फिर इसी को हम कहते हैं टेक्सा। ऐसे हमारी पूरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की में फिलहाल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टेक्सास हैं। कंफ्यूज मत होना, टेक्सास क्या होते हैं, 7 टेक्सा है, और एक टेक्सा होगा तो उसे आप टेक्सॉन कहेंगे।
मैं ये कह रही थी। अब हर एक टेक्सॉन को समझते हैं। सबसे पहले स्पीशी का क्या मतलब है? स्पीशी उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक डॉग के साथ ब्रीडिंग कर सकता है तो वो एक स्पीशी होगा, ठीक है। अब डॉग में भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, उन्हें हम सब स्पीशी कहते हैं, बट फिलहाल अगर मैं सिर्फ स्पीशी कहूँ तो आप किसी भी वेराइटी ऑफ डॉग को किसी भी वेराइटी ऑफ डॉग से ब्रीड करवा सकते हैं, राइट। दिस तो हम उनको स्पीशीज की कैटेगरी में रखेंगे। स्पीशीज मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन एंसेस्ट्री एंड इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कि उनमें करेक्टर सिमिलर होने चाहिए। तो आप कोई भी ब्रीड ले लो डॉग की, करेक्टर, बेसिक करेक्टर सब में सेम ही है, उनकी एंसेस्ट्री कॉमन ही है, दिखने में एक जैसे ही है और इंटरब्रीड भी करते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। इसे हम लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पे हो जाता है। आपको जब मैंने डॉग कहा तो आपने कैट नहीं सोचा ना, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ही अलग है। मॉर्फोलॉजी जिसको नहीं पता, मॉर्फोलॉजी फिजिकली ही वो अलग है, चेहरा ही इतना अलग है। मैं सोच ही नहीं सकती कोई मेरे को बोले डॉग सोचो और मैं कैट सोचूं दिमाग में, ऐसा होगा ही नहीं। तो डॉग एक स्पीशी है, कैट एक स्पीशी है, मैंगो एक स्पीशी है, पोमेग्रेनेट एक स्पीशी है। अब जीनस पर आते हैं। खैर मैंने जीनस में पोटैटो और ब्रिंजल का एग्जांपल लिया है, तो हम मानते हैं कि हमारे पास अभी दो स्पीशीज चल रही हैं, पोटैटो एंड ब्रिंजल। ये दोनों अलग अलग स्पीशी हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पोटैटो बोल रही हो तो ब्रिंजल सोचोगे, नहीं है ना ऐसा। तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। बट जब हम जीनस को पढ़ते हैं, जीनस कहता है कि मैं तो ग्रुप हूं रिलेटेड स्पीशीज का। रिलेटेड सेम नहीं, रिलेटेड मतलब इन दोनों का कोई रिलेशन है, हो सकता है ये दोनों अलग अलग हैं, पर हो सकता है कि कोई कोई पुराना रिश्ता इनका निकल कर आ जाए, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स सेम दिखे। साइंटिस्ट को पोटैटो और ब्रिंजल में ना कुछ कैरेक्टर सेम दिख गए। उन्होंने कहा यार पोटैटो भी ऐसे ग्रो हो रहा है, ब्रिंजल भी ऐसे ग्रो हो रहा है, कुछ तो है ना। और बहुत सारे डिफरेंसेस हम देखते हैं ना। साइंटिस्ट को देखने को मिला कि इनमें ना कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये हैं तो दो डिफरेंट स्पीशी, लेकिन इनका जीनस सेम है, सोलैनम। ये दोनों अलग अलग स्पीशी हैं बट इनका जीनस क्या है, सेम है, सोलैनम, ठीक है। जरा आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आई फैमिली की। तो फैमिली में अब हम देखेंगे कि सोलैनम, जिसके अंदर कौन कौन था, इसके अंदर पोटैटो और ब्रिंजल दो अलग अलग स्पीशी थे, पर पोटैटो और ब्रिंजल सोलैनम को बिलोंग करते हैं। और ये सोलैनम पिटूनिया जैसा था, यानी सोलैनम, पिटूनिया, दतूरा, इन सबको हमने एक ही परिवार में रख दिया, सोलेनेसी। सोलेनेसी परिवार के अंदर ही, फैमिली के अंदर ही हमें तीन जेनरा देखने को मिले, तीन जीनस देखने को मिले। फिर इन सभी जीनस के अपने अपने स्पीशी हैं। पिटूनिया के अपने स्पीशीज हैं, दतूरा के अपने स्पीशीज हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिमिलर थे और इसलिए इनकी फैमिली सेम हो गई, ठीक है। ऑर्डर तो हमने देखा कि अच्छा ये वाली फैमिली, ये वाली फैमिली, ये वाली फैमिली, ये ना एक ही ऑर्डर में आ रही है। अच्छा, अभी हमने सोलेनेसी में देखा ना, तो सोलेनेसी में क्या थे, यहाँ पे इधर आ जाओ। सोलेनेसी में आपको पहले तो तीन जेनेरा मिल रहे थे, सोलैनम मिला, पिटूनिया मिला, दतूरा मिला। इसमें आपको दो स्पीशीज पता है, पोटैटो एंड ब्रिंजल। बट फिर हम कह रहे हैं कि यार ये पूरा का पूरा, यानी ये पूरा का पूरा एक करेक्टर ना इसका सेम हो गया कॉन्विविलासी फैमिली के साथ, इसलिए हम ना इसको एक ही ऑर्डर में रख देंगे, पॉलीमोनियल्स। तो ज्यादा करेक्टर मैच नहीं हुए पर थोड़े से हुए तो सेम ऑर्डर में आ गए। ऑर्डर क्या है, फैमिली की असेंबली है। ऑर्डर इज असेंबली ऑफ फैमिलीज जिसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, स्टिल हम उनको सेम कैटेगरी में रख रहे हैं। हम और आगे आए, हमने कहा क्लास तो कहते हैं असेंबलीज ऑफ ऑर्डर्स हैं, कि अगर दो ऑर्डर में, कि पॉलीमोनियल्स के जैसा ही अगर मुझे कोई एक और ऑर्डर मिल जाएगा तो मैं उसको किस में रख दूंगी, एक ही क्लास में, ठीक है। कि अगर मुझे दो क्लास एक जैसी मिल जाएगी तो मैं ना उसको सेम फाइलम में रख दूंगी। अच्छा, तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा ड्रॉ करूं, आपको क्या मिला था इस क्लास में, आपको मिल गए थे कम से कम दो फैमिली ऑर्डर, दो ऑर्डर मिले थे। इस ऑर्डर के अंदर आपको तीन फैमिली मिल रही थी। अच्छा,
फिर एक ही किसी फैमिली के अंदर आपको बहुत सारे जेनेरा मिल गए थे, फिर उसमें आपको स्पीशीज मिल गए थे, लेकिन ये सबको हमने किस में रख दिया? एक ही फाइलम में रख दिया। दिस इज क्लासिफिकेशन। यानी तुम्हें अगर ये पता चल जाए कि यार पोटैटो तो इस जीनस का है, तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा वो तो इस फैमिली का था, अच्छा ये फैमिली तो इस फैमिली से रिलेट कर रही थी, इनका ऑर्डर कॉमन हो गया, ऑर्डर कॉमन हो गया तो क्लास कॉमन हो गई, क्लास से फाइलम, और फिर जो फाइलम एक जैसे लगे हमें, हमने उनको रख दिया किंगडम में। किस में रख दिया? किंगडम में। अब किंगडम में आपके लिए टोटल पता है सिर्फ 5 ही किंगडम है, सिर्फ 5। एनिमल सारे एनिमेलिया किंगडम में है, प्लांट सारे प्लांटी किंगडम में है, और ऐसे करके 3 और किंगडम्स आ जाएंगे। क्या फायदा है सबका? फायदा ये है कि अब मान लो आपको कैट के बारे में पता है और आप देखना चाहते हो कि यार ये कैट टाइगर से कहीं रिलेट कर रही है क्या, तो आप कैट की स्पीशी का नाम देखोगे, आपने टाइगर का, आप कैट का जीनस देखोगे, आप टाइगर का जीनस देखोगे, फिर आप कैट की फैमिली देखोगे, फिर आप टाइगर की फैमिली देखोगे, माइट बी इट इज पॉसिबल कि इनकी फैमिली सेम थी, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं तो रिलेट हुए ना। तभी तभी यार तभी इनकी आंखें सेम लगती हैं हमें, तभी बिल्ली भी थोड़ी डरावनी लगती है, क्योंकि हाँ वो सेम ही परिवार से आ रहे हैं सारे। दिस इज क्लासिफिकेशन, दिस इज टेक्सोनॉमी, और ये इतनी इंटरेस्टिंग है। अगर तुम एक्चुअल इंटरेस्ट के साथ पढ़ो और अपने क्वेश्चंस बनाओ ना अलग अलग, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब ये जो पूरा हमने पढ़ा इससे समझ क्या आया? इससे ये समझ आया कि तुम जैसे जैसे स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे, तुम्हें नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम ही मिलेंगे। जितना नीचे होगा टेक्सा उतने ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, जितना हायर होगी कैटेगरी उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी कुछ कॉमन ढूंढने में। इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है। क्लियर? दिस इज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब कुछ आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैन, हमारे बारे में। हमारा बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है, जिसमें सेपियन तो हमारी स्पीशी का नाम आ गया, जीनस होमो है, होमो जीनस है, हम बिलोंग करते हैं होमिनिडे फैमिली को। ऑर्डर है हमारा प्रिमाटा, क्लास है मेमेलिया, और फाइलम या डिवीजन है कॉर्डाटा। किंगडम तो आपको क्लियर होनी चाहिए, ये दोनों एनिमेलिया किंगडम में ही आएंगे और ये दोनों प्लांटे में आएंगे। ठीक है, बहुत मैं ये कहूंगी कि फर्स्ट चैप्टर में ये जो 4 एग्जाम्पल हैं इनको तो आप याद कर लेना, बाकी धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। हाउस फ्लाई का नाम, साइंटिफिक नाम मस्का डोमेस्टिका है, इसका जीनस मस्का, मिस्केडे, डायपेट्रा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंगो को तो मत ही छोड़ना, अगर मुश्किल भी लगे तो पहले मैंगो को पढ़ लो और इसको पढ़ लो, होमोसेपियन को पढ़ लो। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका नाम है, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसे, ऑर्डर सेपिनडेल्स, डाइकोटिलिडन, एंजियोस्पर्म। अब आप एक चीज नोटिस करना, इन दोनों का ही फाइलम सेम है, लेकिन ये कहां पे डाइवर्ट हो गए? ये क्लास पे अलग अलग हो गए। ये भी एक रिलेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा मैंगो और वीट का फाइलम सेम है, कुछ तो सेम होगा इनमें। क्या सेम है मैंगो और वीट में? कि दोनों के पास सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज कॉमन इन देम, लेकिन उसके बाद उनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए वो क्लास पे अलग अलग हो गए। वीट का क्लास है मोनोकोटिलिडन, इसका है डाइकॉट, फिर तो सब कुछ अलग होना ही था। पोएल्स, पोआसियाई, ट्रिटिकम और ट्रिटिकम एसिटिवम इज द बायोलॉजिकल नेम फॉर वीट। ठीक है, आई होप वीडियो समझ आ गई है, चैप्टर समझ आ गया है। मैं फिर भी कहूंगी कि थोड़ा अगर मुश्किल लग रहा है तो होप नहीं हारनी है, बस वीडियो को, चैप्टर को रिपीट करना है, और मुझे पता है बहुत आसानी से ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप एंड तक देख रहे थे और अगर आप अभी भी हो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।